प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित विषय में चैप्टर 12 बीजीय व्यंजक के अंतर्गत एक्सरसाइज 12.1 हल करेंगे। एक्सरसाइज हल करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं चर राशि। तो चर राशि क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनको क्या है अक्षरों के रूप में प्रकट करते हैं, चाहे वो हिंदी अक्षर हो या अंग्रेजी हो, जैसे एक्स, वाई, जेड, के आदि अक्षरों के द्वारा प्रकट करते हों, वो चर राशियाँ होती है। इनका मान स्थिर नहीं होता, इनका मान बदलता रहता है। मान स्थिर नहीं होता, स्थिर मान नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं? चर राशियाँ बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं अचर राशि। ऐसी राशि जिनका मान हमेशा स्थिर होता है, जिनको अंकों के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे 5, 15, 70। तो ये क्या है? हमारी अचर राशि है, इनका मान कभी बदलता नहीं है। तो आगे हम हमारा जो चैप्टर है बीजीय व्यंजक, उसको देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब हमने ये दो पद सीखे हैं, चर राशि और अचर राशि। इनके आपसी संबंध क्या होता है? गणित में 4 मुख्य संक्रिया होती है, जमा, घटा, गुणा, भाग। तो चर और अचर राशियों के संबंध को बीजीय व्यंजक कहते हैं। वो संबंध जमा का हो सकता है, घटा का हो सकता है, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है। तो बीजीय व्यंजक क्या हुआ? चर व अचर राशियों के जमा, घटा, गुणा व भाग के संबंध को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या है बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें क्या चर और अचर राशियों का संबंध को प्रकट किया गया हो, वो बीजीय व्यंजक है। अब एक व्यंजक के अंदर पद क्या होते हैं, जैसे क्या है, पहले हम बीजीय व्यंजक के उदाहरण देते हैं। इस बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल क्या है? जैसे 7x जमा में 5, 5x2 जमा में 3। अब इसमें देखो ये क्या है? 7x। इसमें क्या है? 7 आपकी अचर राशि है, x चर है इसमें, तो इसका संबंध क्या है? गुणा का संबंध है, यानी 7 का x का गुणा हो गया। और इसमें दूसरी एक अचर पद है 5, तो इसका इसके साथ क्या है? जोड़ किया गया है, यानी कि 7x में 5 जोड़े गए हैं। तो ये क्या हुआ? अचर राशि 5 और 7 और चर राशि x, इसके आपसी संबंध को दर्शाता है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसमें 5x2 यानी कि x2 में क्या है कि x गुणा x, यानी x का वर्ग है, उसको x2 के रूप में प्रकट करते हैं, यानी कि x गुणा x को क्या लिखेंगे हम? x2। तो उसको क्या 5 से गुणा किया गया है, तो ये आपसी इनका क्या है? गुणा का संबंध है। ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, तो इनका गुणा का संबंध है। और ये गुणा करने के बाद में क्या इसमें 3 अचर पद जोड़ा गया है। तो ये क्या है? इस प्रकार चर और चर राशियों के क्या है? गुणा जमा का संबंध है, तो ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो अब क्या है बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं? जैसे इसमें क्या है, यही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, 7x जमा 5 है। तो इसमें क्या है? जमा और घटा के जो आपसी संबंध है उसको क्या बोलते हैं? पद के द्वारा अलग अलग प्रकट करते हैं। जैसे 7x है और 5 है, इन दोनों का संबंध आपस में जमा का है, तो इसमें 2 पद हुए, एक पद है 7x और दूसरा पद है 5। इसी प्रकार 5x2 जमा 3 है, इसमें भी कितना है कि 5x2 एक पद है और 3 क्या है? दूसरा पद है। तो जमा और घटा से क्या है? पदों को अलग अलग प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 7xy घटा में 15, y जमा में 10। तो अब इसमें क्या है? ये 7xy एक पद है, घटा का 15y दूसरा पद है और जमा का 10 तीसरा पद है, यानी कि जमा और घटा से पदों को अलग किया जाता है। जमा और घटा के संबंध से पद अलग अलग बनते हैं। और गुणा से क्या है? अलग अलग गुणनखंड या गुणज के रूप में हमें एक ही पद प्राप्त होता है। जैसे इसमें क्या है? 7xy, तो इसमें क्या है? x और y दो चर हैं, एक साथ क्या है? अचर पद है, तो इनका गुणा का संबंध है, इसलिए पद तो एक ही बनता है। गुणा के संबंध से पद केवल एक ही बनेगा, जमा और घटा से पद अलग अलग हो जाते हैं।
तो इस प्रकार हम क्या है उसके अलग अलग पद बता सकते हैं बीजीय व्यंजक में। तो इसमें क्या है 1 2 3 पद हैं। अब बात आती है गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे एक पद है इसमें 7x जमा 5, तो इसमें क्या है 7x के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 7 होगा और x होगा, यानी कि 7 और x की गुणा है तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 और x। इसी प्रकार क्या है 5x की 2 जमा 3 है, इसमें कितने पद है पहले तो पद देते हैं। पद तो ये हो गया आपका, पद है 5x की 2 और इसमें दूसरा पद है आपका 3। अब 5x की 2 के भी आगे गुणनखंड हो सकते हैं। क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 5 है, एक x है और दूसरा भी क्या है x है। x की गुणा x की 2 और 5x की 2 हो जाएंगे। और 3 केवल क्या है अकेला ही इसमें क्या है गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्या है हम पदों को आगे गुणनखंड के रूप में प्रकट कर सकते हैं। पदों को इस प्रकार गुणनखंड के रूप में इस प्रकार चित्र के द्वारा दर्शाना, इसको गुणनखंड वृक्ष बोल देते हैं। इस प्रकार के चित्र के माध्यम से इसको गुणनखंड में प्रकट करना क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष। ये कहलाता है आपका गुणनखंड वृक्ष, यानी एक वृक्ष के रूप में इसको गुणनखंडों को दर्शाया गया है। अब गुणांक क्या होते हैं, गुणांक को देखते हैं। ये लेते हैं पहले 5x की 2 जमा में 7x जमा में 3। अब इसमें क्या है पहला चर है आपका, ये पहला पद है 5x की 2, इसमें चर क्या है x की 2, यानी x चर में घात 2 है यहाँ। तो इसमें जो गुणा होता है अचर पद वो इसका गुणांक कहलाता है। चर के साथ जो अचर पद गुणा में होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। इसमें 5 गुणांक है, x की 2 का गुणांक कितना है 5 और इसमें x का गुणांक कितना है 7, ये 7 इसमें गुणांक है। तो अचर चर के साथ जो भी क्या है अचर पद या अचर संख्या गुणा में होती है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। अब क्या है पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक को किस प्रकार बांट सकते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपद क्या है में बांट सकते हैं। जैसे कि 5x, ये अगर बीजीय व्यंजक है तो ये एक पदी व्यंजक होगा। ये कौन सा होगा, एक पदी, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। एक 7x जमा में 3 लेते हैं, अब इसमें कितने पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद, तो इसको क्या बोलेंगे। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्नों पर। तो प्रश्नों को हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंगणितीय संक्रियाओं। तो अंगणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, गणित के अंदर 4 संक्रियाएं होती है, जमा, घटा, गुणा और भाग का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको चर राशि, अचर राशि और क्या है जो 4 गणितीय संबंध है, संक्रियाएं हैं, उनके प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक बनाने हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, संख्या y, यानी कि y क्या है चर है, में से z, ये भी चर है, को घटाना। तो क्या करना है इन दोनों को आपस में, y में से z घटाना है। तो y घटा में z, ये हमारा क्या आ गया, ये हमें प्राप्त हो गया आपका बीजीय व्यंजक। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, संख्याओं x, यानी कि ये भी चर है, और y, ये भी चर है, के योग का आधा। यानी कि सबसे पहले तो x और y का क्या करना है योग, और फिर उसका क्या करना है आधा। यानी कि इसमें 2 संक्रियाओं का उपयोग करना है, एक योग का, एक आधा। आधा का मतलब होता है भाग, यानी कि बटा भाग 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले x चर और y का क्या करना है योग, तो ये हमने योग कर दिया। अब इसका आधा करना है तो बटा में क्या कर देंगे 2, तो ये हमारे को क्या है बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल। आगे है आपके पार्ट नंबर 3, संख्या z को समय से उससे गुणा किया जाता है, यानी z को समय उसी से गुणा करना है। तो z को किससे गुणा करनी है, z से गुणा करनी है। तो z को z से गुणा करेंगे तो z का वर्ग या z का स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या है घातांकीय रूप बोलते हैं, यानी कि z को z से गुणा 2 बार करते हैं तो घात कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। इसको ऊपर लिखते हैं और छोटा साइज में लिखते हैं, तो z की 2 या z का वर्ग इसको बोल देते हैं।
आगे पार्ट नंबर 4 है संख्याओं p और q, यानी कि p भी चर है और q भी चर है के गुणनफल, तो यानी कि एक तो संक्रिया करनी है आपको गुणा की इन दोनों की का 1/4, फिर 4 से क्या करना है, भाग करना है। 1/4 का मतलब 4 से भाग, तो p और q की गुणा करेंगे तो p गुणा q क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा, गुणनफल आ गया। अब इसको क्या करना है, 4 से भाग करना है, ये 1/4 हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नंबर 5 है दोनों संख्याओं x और y, यानी कि दोनों चर है x और y के वर्गों, यानी कि वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुणा करना, क्या कहलाता है, वर्ग। यानी कि x को x से गुणा करेंगे तो x का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, यानी कि घात लगा देंगे 2। तो इसमें करना है आपको x गुणा में x, और फिर क्या है y के वर्गों का जोड़ करना है। तो अब इसमें क्या जोड़ना है, y के वर्ग, y का वर्ग का मतलब y को y से गुणा, तो ये x को x से गुणा किया, कितना आया, x की 2 लिख सकते हैं घात, जमा में y को y से गुणा किया y की 2, ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नंबर 6 पे है संख्याओं m और n के गुणनफल, यानी कि m और n का क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम गुणनफल, तो m गुणा n क्या आ गया, mn, और के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। अब इन दोनों का गुणनफल में कितना करना है, 3 गुणा करना है, तो इसको 3 से गुणा और करना है, ये 3 से गुणा हो गया, 3mn हो गया। और इसमें क्या करना है, पहला काम इनकी गुणा कर दी, दूसरा इसमें 3 गुणा करना, 3 से गुणा कर दिया, फिर तीसरा इसमें 5 जोड़ना, तो इसमें क्या करना है, 5 जोड़ना, तो ये हमारा क्या है, 3mn जमा 5 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 7 है आपका 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। तो पहले 10 लेना है, इसमें से y और z का गुणनफल है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटा करनी है, यानी कि 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब अंतिम पार्ट है इसका, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके, यानी a और b का सबसे पहले क्या करना है, गुणनफल, तो a और b का गुणनफल कितना आ गया आपका, ab, ये गुणनफल हो गया। अब क्या है, में से उनके योग को घटाना, अब इनमें से इसके योग को घटाना है, किसका, a और b का, a और b का योग क्या हो जाएगा, a प्लस b, इसके योग को किस में से घटाना है, गुणनफल में से, ये गुणनफल हो गया, ये योग हो गया, इनकी आपस में क्या करनी है, घटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं पहले। निम्न व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी कि पद छांटने हैं और उसके गुणनखंड को छांटना है। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए, यानी वृक्ष आरेख द्वारा दर्शाना है, पेड़ आरेख द्वारा यानी चित्र द्वारा हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं हम। इसी ए पार्ट में क्या है, हम सबसे पहले इसके पद लिखते हैं। तो इसके पद कितने हैं भाई, इसमें 1 और ये 2 पद हैं, एक तो x पद है और एक क्या है आपका घटा का 3 पद है। अब क्या है, पद लिखने के बाद में इसका क्या बताना है, गुणनखंड। तो x की गुणनखंड कितना है, x केवल अकेला ही है, इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, किसी के साथ गुणा नहीं है। तो इसमें पद हैं आपके, एक तो x पद है और एक घटा का 3, 2 पद हैं। अब इसको क्या है, हम आरेख द्वारा या वृक्ष आरेख द्वारा दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्या है, व्यंजक हो गया। अब इसके क्या है, आगे कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। तो दोनों पदों को इस प्रकार हम क्या है दर्शा सकते हैं, एक x है और एक घटा का 3 है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं, 1, 2 और ये 3 पद हैं इसमें। तो पद लिख देते हैं, पद है आपके इसमें एक x है और दूसरा x की 2 है, ये 3 पद हैं इसमें, कॉमा लगा के लिख देते हैं। अब इसको क्या है, गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। इसके गुणनखंड 1 है, इसका x है, इसका x की 2 का क्या होता है, गुणनखंड x गुणा x हो जाएगा। तो इसको एक आरेख के द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं हम, 1 जमा x की 2। तो इसके पहले क्या है, हमें गुणनखंड लिखते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने बने हैं, 3 बने हैं। तो इस प्रकार 3 इसके क्या है, शाखाएं बना लेते हैं पेड़ की। तो सबसे पहला 1 है, दूसरा x है, तीसरा x की
2 है। 3 पद हो गए। अब इसके आगे गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड कोई नहीं, आगे इसका भी कोई नहीं है, और इसमें आगे गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2। कौन कौन से? x और x और x की गुणा करेंगे तभी x की 2 आता है। तो इस प्रकार ये क्या कहलाएगा? हमारा गुणनखंड वृक्ष कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसके 3 पदों में 3 शाखाएं बांट दी, आगे इस पद के आगे 2 गुणनखंड है तो आगे इसको 2 गुणनखंडों में बांट दिया। तो इस प्रकार पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो पहले इसके देखते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है y की 3। तो इसमें पद लिखने हैं तो पद लिख देंगे हम। पहला पद y है, दूसरा y की 3 है, ये माइनस का है, y की 3, 2 पद हैं इसमें। गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे इसका? y घटा में y की 3, इसके गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे तो 2 पद हैं तो पहले क्या इसकी 2 शाखाएं बना लेते हैं। एक y, दूसरा माइनस का y की 3। इसके गुणनखंड y अकेला ही है। इसमें क्या है? गुणनखंड आगे देखो 4 बनेंगे, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का है तो ये -1 से गुना है इसका मतलब, और y है, दूसरा y है, और तीसरा भी क्या है आपका y है। y और y 3 बार गुना करेंगे y की 3, और 1 से गुना करेंगे तो घटा का y की 3। इस प्रकार ये क्या है? इसका गुणनखंड वृक्ष हमें प्राप्त हो जाता है। आगे डी पार्ट में देखते हैं। देखो इसमें पद लिखते हैं। पहले पद कितने हैं? एक तो है 5x y की 2 पहला पद, और दूसरा पद है इसमें 7x की 2 y, ये दूसरा पद है। अब इसको गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखते हैं। 5x y की 2 जमा में 7x की 2 y। तो इसमें 2 पद है तो पहले कितनी शाखाएं बनाते हैं? 2 शाखाएं बनाते हैं। पहला है 5x y की 2, दूसरा है 7x की 2 y। अब इसके क्या है? आगे गुणनखंड बनाते हैं। इसके गुणनखंड के आगे क्या हो जाते हैं? एक 5 है, एक x है, एक y की 2 है तो इसमें y के 2 बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, एक 3 एक 4। तो इसका मतलब कितनी हो जाएंगे? इसके 4 शाखाएं हो जाएगी। एक 5 है, दूसरा क्या है? दूसरा इसका x है, तीसरा y है, चौथा भी y है। y और y की 2 हो जाएगा, x और 5 यानी कि 4 गुणनखंड बनते हैं। इसी प्रकार इस दूसरे पद के हैं 7x की 2 y, इसके गुणनखंड करते हैं 1, इसमें 2 बन जाएंगे, x गुणा x, और ये एक y का बन जाएगा, यानी कि 4 इसके बनेंगे। तो 1 2 3 और 4 शाखाएं बना लेते हैं इसकी। 7 हो जाएगा x, और दूसरा भी x, और तीसरा y। तो 7x और x की 2 और y का y। तो इस प्रकार क्या है? ये हम गुणनखंड वृक्ष या गुण पेड़ आरेख के रूप में इनको प्रकट कर सकते हैं। अब इसमें पद लिखते हैं। अगले भाग में पद है इसमें 1 माइनस का ab, दूसरा है 2b की 2, और तीसरा पद है माइनस का 3a की 2। ये 3 पद हैं इसमें। अब इसको क्या है? गुणनखंडों को हम क्या है? आरेख के रूप में दर्शाते हैं, वृक्ष आरेख के रूप में या पेड़ आरेख के रूप में। तो पहले लिखते हैं व्यंजक माइनस का ab, प्लस में 2b की 2, और माइनस में 3a की 2। अब इसमें 1 2 3 पद हैं तो इसका मतलब इसके क्या है? 3 शाखाएं बनानी पड़ेगी हमें। ये 3 शाखाएं हम बना लेते हैं। इनके नीचे तीनों पद लिख देते हैं। ये माइनस का ab है, दूसरा 2b की 2 है, तीसरा माइनस का 3a की 2 है। अब इनके आगे गुणनखंड बांटेंगे तो इसके कितने हैं? इसमें a b और माइनस का 1, तो इसके 3 पार्ट है, आगे और हैं 3 गुणनखंड हैं। तो आगे इसके 3 शाखाएं बांट लेते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाएं होती है ऐसे, माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक है इसमें a गुणनखंड है, एक है b है, a b की गुना ab, और माइनस से 1 से गुना करेंगे तो माइनस का ab प्राप्त हो जाता है। इसमें 2 गुना है b, और b गुना करेंगे तो b की 2 आ जाता है, यानी कि 3 गुणनखंड इसमें हमें प्राप्त होते हैं, 2b और b। तो ये 2b की 2। इसी तरह इसमें क्या है? एक तो माइनस का 3 है, और एक a है, दूसरा भी a है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, a हो जाएगा और a हो जाएगा, a की 2 और माइनस का 3 माइनस 3a की 2। तो इस प्रकार हम क्या है? इन पदों को वृक्ष आरेख या पेड़ आरेख के रूप में क्या है? इनके गुणनखंड को दर्शा सकते हैं। तो
आगे प्रश्न नंबर 2 के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। यानी कि ये व्यंजक दिए गए हैं ABCD, तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या है, व्यंजक के आगे पद और गुणनखंड छांटने हैं। नंबर 1 तो उनके पद लिखने कितने हैं, और नंबर 2 उनके आगे गुणनखंड कितने हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं ताकि क्या है, इसको थोड़ा आसानी से लिखा जा सके। तो एक तरफ तो व्यंजक लिख देंगे, जो प्रश्न में दिए गए हैं वो व्यंजक लिखते चलेंगे, और फिर क्या आगे हमें इनके क्या है, पद और गुणनखंड लिखने हैं। तो 2 कॉलम नए बन जाएंगे, एक पद का कॉलम बन जाएगा, दूसरा गुणनखंड का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं, इसका ए पार्ट का व्यंजक लिखते हैं। सबसे पहले व्यंजक है घटा का 4x जमा का 5, ये हमारा व्यंजक है। इसमें पद कितने हैं, एक तो इसमें 4x घटा का है, ये पद है घटा का 4x, कोमा लगा के पदों को अलग अलग प्रकट करना है, बीच में क्या लगा देंगे, कोमा। और दूसरा पद इसमें क्या है, 5, क्योंकि पद है वो जमा और घटा के संबंध से क्या है, गिने जाते हैं। तो इसमें क्या है, 4x और 5 का क्या है, जमा के द्वारा 2 पद बने हैं ये, तो जमा का संबंध है, तो इसमें 2 पद हो गए। अब इसके गुणनखंड लिखने हैं आपको। इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, पद को अलग अलग, देखो इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। तो पहला पद 4x आ गया, दूसरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 4x के गुणनखंड कर देते हैं। इस 4x में क्या क्या गुणनखंड है, घटा का 4 है और x है। 5 में गुणनखंड क्या क्या है, 5 में गुणनखंड केवल 5 है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, ए पार्ट के पद भी हमने बांट दिए, दोनों 2 पद इसमें, और इसके गुणनखंड भी लिख दिए। अब क्या है, हम इसका बी व्यंजक देखते हैं। बी पार्ट का व्यंजक क्या, पहले व्यंजक लिखते हैं इसमें। बी का व्यंजक है 4x घटा का है आपका 4x और जमा का 5y है। अब इसमें पद लिखते हैं, पद कितने हैं, पद है घटा का 4x और दूसरा है 5y, ये 2 पद हैं इसमें। अब इन दोनों पदों के क्या लिखते हैं, गुणनखंड। पहले 4x में गुणनखंड क्या है, घटा का 4 और x, 2 गुणनखंड इसमें। 5y में गुणनखंड क्या है, 5 है और y है। तो ये गुणनखंड हम कोमा लगा के अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये भी क्या है, हमारा पूरा हो जाता है। अब क्या है, इसके सी पार्ट को देखते हैं। सी में है आपका 5y जमा में 3y की 2, जमा में 3y की 2। अब इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद है। पहला पद है 5y और दूसरा पद है 3y की 2। अब पहले पद में गुणनखंड लिख देते हैं। गुणनखंड क्या क्या है, एक तो 5 है, एक y है, 2 गुणनखंड है, यानी 5 और y की गुणा हो रही है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब दूसरे जो 3y की 2, इसमें कौन कौन गुणनखंड है, एक तो 3 की गुणा हो रही है, एक y और y की गुणनखंड हो रही है, तो यानी कि इसमें 3y और y क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्या है, हम इन सभी व्यंजकों के क्या है, पद भी लिख सकते हैं और गुणनखंड लिख सकते हैं। हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, डी में आपका xy जमा में 2x की 2 y की 2। अब इसमें देखो बीच में जमा के द्वारा इनका संबंध दर्शाया गया है। तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, 2 ही पद हैं। पहला पद x और y है और दूसरा पद है 2x की 2 y की 2। इस पद में गुणनखंड कौन कौन है, x y में x की और y की गुणा हो रही है, ये 2 गुणनखंड है। इसमें क्या है, 2 की गुणा हो रही है, x की 2 है, इसका मतलब x भी है और x 2 बार है, और y की 2 का मतलब y और y की भी 2 बार गुणा है। तो इसमें गुणनखंड हो गए 2x x y y, यानी कि 5 गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार के हम इनको पदों और गुणनखंडों में बांट सकते हैं। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में है p q जमा में q। अब इसमें 2 पद हैं, एक तो है पी क्यू और दूसरा है q। अब पी क्यू में गुणनखंड कौन कौन बनता है, p बनता है और q बनता है। q में केवल अकेला q बनता है, तो ये हमने ई का लिख दिया। अब पार्ट लिखते हैं। अब में है 1.2 AB घटा में 2.4B, 2.4B और जमा में, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, इसमें आगे आता नहीं है,
3.6a। यानी कि इसमें कितने पद हुए, एक ये पद होगा, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तीनों पदों को लिख देते हैं ऊपर नीचे। तो पहला पद 1.2ab, दूसरा पद है घटा का 2.4b, और तीसरा पद है 3.6a। तीन पद है इसमें। पहले पद के गुणनखंड क्या क्या बनते हैं, 1.2 बनता है, a बनता है और b बनता है। a b की गुना है और 1.2 की गुना है। अब दूसरे जो पद है 2.4, तो इसमें घटा का 2.4 ये इसकी गुना है किसके साथ, b के साथ। तो ये दो गुणनखंड है इसके। अगले में 3.6 में 3.6 की और a की गुना है, तो इसमें दो गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार क्या है, ये हमने गुणनखंड कर दिए। अब आगे क्या है इसका, जी पार्ट देखते हैं। 3/4 x जमा में 1/4। तो अब जमा के द्वारा ये दो पद अलग अलग हैं। एक तो है 3/4x और दूसरा है 1/4। अब 3/4 के गुणनखंड है, एक तो 3/4 और एक है आपका x, और 1/4 में केवल एक ही है 1/4। तो ये गुणनखंड है इसमें। आगे अंतिम पार्ट देखते हैं इसका। h नंबर है 0.1 p2 जमा में 0.2 q2। तो यहाँ से देखते हैं इसमें 0.1 p2 पहला पद है, ये दूसरा पद है इसमें। तो पहला पद आ गया 0.1 p2 और दूसरा पद है 0.2 q2। पहले पद में गुणनखंड क्या है, 0.1 है, दूसरा p और p है, यानी कि p गुणा p p2, तो p2 पर आ जाएगा। दूसरे में गुणनखंड है 0.2 और q है और फिर q है, क्योंकि q2 बराबर होता है q गुणा q। तो इस प्रकार क्या है, हमने सवाल नंबर 2 के क्या है दूसरे पार्ट में पद और उनके गुणनखंड अलग अलग छांट कर लिखे हैं। तो इसको इस कॉलम या इस टेबल के माध्यम से अलग अलग लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। यानी कि संख्यात्मक गुणांक जो अचर नहीं है, यानी कि चर वाले पद हों, उनको क्या है छांटना है। तो ये व्यंजक दे रखे हैं, ये टेबल है, हमने क्या सवाल को हल करने के लिए बनाई है। तो आपको प्रश्न में ये व्यंजक दे रखे हैं, इनके क्या करने हैं, संख्यात्मक गुणांक जो अचर ना हो, तो यानी कि चर वाले, अचर ना हो इसका मतलब कौन से हों, चर वाले। तो चर वाले पद है वो छांट के लिखने हैं, फिर उसका क्या बताने हैं, संख्यात्मक गुणांक बताने हैं कि उसके साथ क्या संख्या गुणा है। गुणांक का मतलब क्या होता है कि चर के साथ जो संख्या गुणा होती है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ये व्यंजक दिया गया है आपको 5 घटा में 3t2। अब इसमें देखते हैं कि चर वाले पद है वो लिखने हैं। पहले पद कौन से लिखने हैं, केवल चर वाले। इसमें ये लिखा है कि जो अचर ना हो, मतलब अचर है वो क्या है, नहीं लिखना है, यानी कि चर वाला लिखना है। तो 5 है, ये क्या है, अचर पद है, तो इसको इस पद में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें केवल चर वाले नोट करना है आपको। तो चर वाला पद कितना है, केवल इसमें 3t2, ये माइनस का है, तो माइनस का 3t2 ये केवल चर वाला पद है, क्योंकि जो अचर है वो हमें नहीं लिखना है। इसमें यहाँ क्लियर लिखा गया कि अचर पद नहीं लिखने हैं। अब इसका गुणांक बताना है। इसमें गुणांक क्या है, t इसमें चर है, t2 चर है, तो इसमें के साथ क्या संख्या गुणा है, माइनस का 3, तो ये इसका क्या हुआ, गुणांक। यानी चरों के साथ जो भी संख्या गुणा में होती है उसको उसका गुणांक कहते हैं। तो इसमें -3 गुना है, तो -3 इसका गुणांक हो गया। आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, एक ये पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पद तो इसमें 4 है, लेकिन इसमें ये जो अचर पद है इसको नहीं काउंट करना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है अचर ना हो। इस अचर को छोड़ देते हैं तो ये इसमें 3 पद बन जाते हैं। कौन कौन से, एक t, दूसरा t2 और तीसरा t3 पद होते हैं। अब इसमें गुणांक कितना है, t में गुणांक कोई संख्या
इसमें नज़र नहीं आ रही तो एक सभी में गुणांक होता है, यानी कि ये टी को 1 से गुणा करेंगे टी आएगा, अगर 2 से गुणा करते तो यहाँ 2 लिखा होता, इसलिए क्या है टी का गुणांक 1 है। और टी की 2 का गुणांक भी कितना है 1 है, टी की 3 का गुणांक भी कितना है 1 है। तो इस प्रकार क्या है गुणांक लिखने। अब तीसरे व्यंजक पे चलते हैं, तीसरे व्यंजक को देखते हैं, x जमा 2xy जमा 3y। तो इसमें कितने पद हैं 1 2 3, तीनों के अंदर चर हैं तो तीनों पद लिखने हैं, इसमें अचर पद नहीं है तो तीनों पद लिखते हैं। x है, दूसरा है 2xy और तीसरा है 3y। 3 पद है, तीनों पदों को ऊपर नीचे लिख देते हैं कॉलम में। अब इनके गुणांक बताने हैं। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x के साथ 1 गुणा में है, क्योंकि 2 होता तो यहाँ 2 लगा मिलता, तो इसलिए x का गुणांक 1 है। इसमें x y चर है, इसका गुणांक कितना है, ये 2 से गुणा है तो इसका गुणांक कितना हुआ 2 हुआ। और 3y में गुणांक कितना है, y के साथ कितना गुणा है 3 गुणा है, तो ये 3 इसका गुणांक हुआ। तो इस प्रकार क्या है जो चर पद है उनके क्या है गुणांक बता सकते हैं। नंबर 4 देखते हैं, 100m जमा में 1000n। तो यहाँ पर क्या है, ये भी चर वाला पद है, ये भी चर वाला पद है, 2 पद है इसमें, तो दोनों ऊपर नीचे लिखते हैं। 100m, दूसरा है 1000n। पहले पद में m चर के साथ कितनी संख्या गुणा है 100 है, तो इसमें 100 गुणांक हुआ। दूसरे में n चर के साथ 1000 गुणा में है तो 1000 इसका गुणांक हुआ। अब क्या है आगे नंबर 5, p की 2 माइनस p की 2 q की 2 और जमा में 7pq। तो इसमें क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पद चर वाले हैं, दोनों पदों को ऊपर नीचे लिखते हैं। माइनस का p की 2 और q की 2, ये पहला पद है, दूसरा पद है 7pq। अब पहले पद में क्या है, p की 2 q की 2 चर है, उसके साथ माइनस का 1 गुणा में है, -1 से गुणा करेंगे तब ये माइनस होगा। दूसरे में p q के साथ क्या गुणा है 7 गुणा है, तो ये इसका 7 गुणांक आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है अगला पार्ट देखते हैं। आगे है 1.2a जमा में 0.8b। इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, पदों को ऊपर नीचे लिखते हैं। 1.2a और दूसरा है 0.8b। अब पहले पद में गुणांक कितना है, पहले पद में चर a है, इसके साथ 1.2 गुणा है तो 1.2 गुणांक आ गया। दूसरे b इसमें चर है, इसका गुणांक है 0.8 से गुणा हो रहा है, तो ये इसका गुणांक आ जाएगा। इसी प्रकार आगे 7 नंबर पार्ट देखते हैं, 3.14 r की 2। तो इसमें पद क्या है, केवल एक ही पद है, 3.14 r की 2 अकेला पद है। इसमें r की 2 चर है, तो इसके साथ गुणा क्या है 3.14, तो ये 3.14 क्या आया, इसका गुणांक आ गया। आगे नंबर 8 है 2l जमा b। तो l और b के साथ दोनों क्या है साथ है 2 गुणा है, तो इसको इससे लिख सकते हैं 2l जमा में 2b, यानी कि 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब l से भी गुणा है और b से भी गुणा है, तो ये हमारा व्यंजक बन जाता है गुणा करने के बाद। अब इसमें 2 पद है, पहला पद 2l है, दूसरा पद 2b है। अब इसका l का गुणांक कितना आया 2 और b का गुणांक भी कितना आया 2। इसी प्रकार अंतिम पार्ट देखते हैं, 0.1y जमा में 0.01y की 2। तो पहला पद इसमें 0.1y है और दूसरा पद है इसमें 0.01y की 2 पद है इसमें, एक और एक 2 पद। पहले पद में y का गुणांक क्या है 0.1 है और दूसरे में y की 2 का गुणांक 0.01 है। तो इस प्रकार ये क्या आ जाते हैं, इनके गुणांक आ जाते हैं।